इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। पहला टॉपिक है वर्ण विचार। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि वर्ण है क्या। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। उसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, उच्चरित रूप को ध्वनि कहते हैं। तो देखिए, वर्ण विचार, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, इसका लिखित रूप ध्वनि है और वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो देखिए, स्वर क्या है? जिनका अबाध रूप से स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाए बिना किसी की सहायता से, वो स्वर होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए वो व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्वर, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो ये 11 स्वर होते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है, हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 11। 12वां स्वर भी होता है एक, अंग्रेजी से गृहीत एक आ स्वर होता है, जो आ और ओ दोनों के बीच का स्वर है, दोनों के बीच की ध्वनि निकलती है, उसको ओ बोलते हैं। ये 12वां स्वर है, वो भी माना जाता है। लेकिन मुख्य स्वरों में 11 ही होते हैं। इनमें 4 लघु होते हैं, जिनको मूल स्वर भी कहा जाता है, रचना की दृष्टि से जिनको मूल स्वर मानते हैं, और 7 गुरु होते हैं। तो लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 क्या होते हैं? लघु स्वर होते हैं, जिनको रचना की दृष्टि से हिंदी का मूल स्वर कहा जाता है। इसके बाद देखिए व्यंजन। व्यंजन में क से लेके पे तक 5 वर्ग हो गए, 5 वर्ण हो गए, तो 25 वर्ण हो गए। क, ख, ग, घ, ट वर्ग हो गया, च, छ, ज, ज, च वर्ग हो गया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। ट वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो ये 5 के 5 वर्ण हो गए, तो 25 वर्ण हो गए। इनको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जिह्वा है वो मुख्य किसी भी भाग को अच्छे से स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। प्रश्न पूछा जाता है, एक बार कंपटीशन में आया था कि हिंदी में वर्गीय व्यंजनों की संख्या है 25, तो स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। इनकी संख्या हुई 25। अब देखिए अंतिम है जो 5 हैं, पंचम वर्ण है, इनको नासिकीय वर्ण भी बोलते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान मुख्य स्थान के साथ साथ नासिका भी होता है। तो न में ये नासिके कहलाते हैं। इनके अलावा अनुस्वार है, वे भी नासिके में आता है। इसके बाद देखिए ये रे ले वे, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ का मतलब होता है जो स्वर और व्यंजन दोनों के बीच का जिनका उच्चारण स्थान हो, मध्य का हो, वो क्या है? अंतस्थ है। तो देखिए, तो व्यंजन कितने हो गए? 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन। तो यहाँ तक कितने हो गए? 25 + 4 29। इसके बाद है उष्म या संघर्षी। उष्म कहते हैं जिससे उष्मा निकलती हो। तो श है, ये 4 वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने में रगड़ होती है या उष्मा निकलती है, संघर्ष होता है, इसको संघर्षी भी बोलते हैं। तो इन चारों को मिला करके कुल व्यंजन हो गए यहाँ पर 25 + 8 = 33। 33 और 11 स्वर। तो कुल व्यंजन यहाँ पर कुल वर्ण हो गए 44। प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी में मुख्य रूप से कितने वर्ण होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 44, यानी 33 व्यंजन + 11 स्वर 44। अगर ये पूछ लिया जाए कि संयुक्त वर्णों सहित कितने होते हैं मुख्य रूप से, तब कितना हो गया? 48 आएगा। कैसे? 44 के साथ में 4 संयुक्त वर्ण जोड़ देंगे। 4 संयुक्त वर्ण जोड़ देंगे, कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो 44 + 4 = 48। 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए तो यही महत्वपूर्ण है कि कुल वर्ण होते हैं वो 48 होते हैं, ये याद रखना है। यहाँ तक आ गए 48। अब कुछ विद्वान हिंदी में ऐसा प्रश्न माना जाए कि कुल वर्ण कितने होते हैं हिंदी में, तो इसका उत्तर आएगा 52। तो 4 वर्ण और कौन से हो गए? 48 + 1 आगत स्वर हो गया 49। अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग 3 ये हो गए, तो 49 + 3 = 52। तो अनुनासिका ये चिन्ह जो मुख और नासिका से उच्चारण होता है, अनुस्वार और विसर्ग, ये तीनों मिला करके और एक आगत ध्वनि को मिलाकर के कुल हो गए 52। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। इनके अलावा कुछ विद्वान अन्य 56 60 तक ले जाते हैं, जिसमें जैसे रेड है, इनको द्विगुण या उत्क्षिप्त बोलते हैं। उत्क्षिप्त का मतलब है जीभ मुर्दा से टकराने के बाद में थोड़ी उछलती है, तो उत्क्षिप्त बोलते हैं। रेड है, तो 2 और जोड़ दिया जाए 52 में, तो कितने हो गए? 54। अब इसको डे बोलते हैं कई, ये गलत है। आगे बिंदी लगी हुई है वो नय होता है, नीचे बिंदी लग जाती तब डे होता है, ये। इसी तरह से मूल ध्वनि में डे और डे, इसकी बिंदी नहीं लगी है, अलग से इनको उत्क्षिप्त मान करके ये डे और डे। तो
तो इनको द्विगुण कहते हैं, दोबारा इनका रूप आ जाता है। तो मुख्य वर्णों में इनको शामिल नहीं करते हैं, इनके अलावा 52 होते हैं। इनमें देखिए ये और वह होते हैं, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये और वह है वो स्वरों से मिलकर के बनते हैं, जैसे ये होता है ई ए से बनता है, ऊ ए से वह बनता है, तो इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। पार्श्विक ले का उच्चारण करते हैं तो जीवा के साइड से बगल से हवा निकल जाती है, इनको पार्श्विक बोलते हैं। रे का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जीवा की रगड़ लगती है, इसको प्रकंपित बोलते हैं, कंपन होता है। तो ये मुख्य रूप से इनका व्यंजनों का प्रकार था। अब देखिए प्रश्न बनता है, सबसे पहले प्रश्न बनता है कि हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52, मुख्य रूप से 44, संयुक्त वर्णों से मुख्य रूप से 48। तो इनमें हमें याद रखना है। और वर्गीय व्यंजन हो गए 25। अब इसमें देखिए इनका उच्चारण स्थान, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका बड़ा ही आसान तरीका है। देखिए क ख ग घ ङ, इनका उच्चारण कंठों से होता है तो इनको कंठे बोलते हैं। कंठों से उच्चारण होता है इनको कंठे बोलते हैं। च छ ज झ ये, इनका उच्चारण तालु से होता है तो इनको तालव्य बोलते हैं। टे ठे डे ढेणे, उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है तो मूर्धन्य बोलते हैं। अब कंठ क्या होते हैं? सबसे मूल स्वर है, जिसमें पहले शुरुआत होती है ध्वनि की आवाज, जो वो कंठ होते हैं। इसलिए तो हमारे देवनागरी लिपि में बड़ी वैज्ञानिकता है कि क वर्ग है वो सबसे पहले रखा गया है। तालव्य कंठों से ऊपर का भाग, मुख के ऊपर का चिकना भाग होता है, उसका ऊपर को बोलते हैं तालु, तो वो तालव्य। मूर्धन्य ऊपरी दांत हैं, उसके ऊपर के मुसड़ों के ऊपर का जो कठोर भाग होता है उसको मूर्धा बोलते हैं। तो टे ठे डेढ़ा का उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा, उनको बोलते हैं मूर्धन्य। इसके बाद ते थे दे धे ने, इनका उच्चारण स्थान दंते, क्योंकि जीवा है वो दंतों के स्पर्श करने से इनका उच्चारण होता है, तो ये क्या होते हैं? दंते होते हैं। पै फै बै भै मै, ये होते हैं ओष्टे। ओष्ट कहते हैं होठ को, तो जीवा होठों से स्पर्श करती है उच्चारण करते समय, तो इनको ओष्टे बोलते हैं। तो ये हो गया इनका उच्चारण स्थान। अब ये रे ले बचा है और शेष है, तो इनका देखिए क्या होगा। और विसर्ग, तो सबसे पहले विसर्ग यहाँ रखेंगे, कंठे में रखेंगे, क्योंकि विसर्ग आधे है जैसा उच्चारण होता है। विसर्ग क्या रखेंगे? यहाँ रखेंगे। अब यहाँ से लेंगे ये यहाँ रख दो, यहाँ रे लिख दो, यहाँ ले लिख दो और यहाँ वह लिख दो। तो ये हो गया विसर्ग कंठे हो गया, ये तालव्य हो गया, रे मूर्धन्य हो गया, ले दंत्य हो गया, वह ओष्ठ्य हो गया। इसी तरीके से से वाला है, इसमें है सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि कंठों से उच्चारण होता है। है का आधे विसर्ग का विसर्ग होता है, आधे है जैसा होता है उसका भी कंठों से होता है। ये दोनों किस में आएंगे? कंठे में आ जाएंगे। अब है ऊपर ले लिया तो से है, तीनों से बच गए, वो यहाँ से शुरू कर दो। से यहाँ डैश लगा दो। अब इसमें हमें संशय नहीं होना चाहिए कि तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। अब क्या बोल देते हैं हम जल्दबाजी में या गलती के कारण बोलते हैं पहला से, दूसरा से, तीसरा से, क्या बोल देते हैं? संतरा से, श्रोतारो से, षटकोणारो से, तो ऐसे बोल देते हैं। तो ये भी क्या है? गलती है। इनका उच्चारण स्थान होता है, इसको बोलते हैं तालव्य से, तालु से, इसको बोलते हैं मूर्धन्य से, मूर्धा से उच्चारण होता है इसका, और इसका से होता है दंत से, दंत्य से। तो तीनों में ये ध्यान रखना है। अब व्यंजनों का उच्चारण स्थान पढ़ लिया हमने, अब स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए ए और आ दोनों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ए और आ दोनों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो इनको बोलते हैं कंठे। स्वर हम यहाँ लिखते जाएंगे आगे। तालव्य ई दोनों हैं, इनका उच्चारण स्थान तालु है, तो ये किस में आ जाएंगे? तालव्य में आ जाएंगे। री है वो मूर्धन्य है, क्योंकि डे जैसी आवाज निकलती है। री मूर्धा से उच्चारण होता है तो मूर्धन्य हो गया। अब ओष्ठों से दोनों ऊ हैं, उनका उच्चारण स्थान होठों से होता है, तो ये ओष्ठे में आ जाएंगे। अब जो बच गए ए आई, ए और ई दोनों के मेल से ए और ई बनते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालव्य दोनों के मेल से बनते हैं तो कंठ तालव्य। इसी तरीके से ओ और औ, ओ और औ ये कंठ से भी ए और ऊ और ओष्ठ से, तो ए और ऊ से ओ बनते हैं, तो कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर के बनते हैं, तो इनको बोलते हैं कंठोष्ठे। तो ये हो गया स्वरों का उच्चारण स्थान। अब इनके अलावा जो प्रश्न बनते हैं वर्ण विचार में, वो देखिए स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर क्या होते हैं? घोष और अघोष होते हैं। तो घोष वर्ण क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में गूंज होती है,
एक ध्वनि निकलती है, नाद निकलता है, उसको घोष बोलते हैं। और नाद कब निकलता है, ध्वनि गूंज नहीं होती है, वो होते हैं अघोष। तो देखिए इसका बड़ा ही शानदार ट्रिक बनाया मैंने कि घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। इसका ट्रिक क्या है, 345 ये स्वर हैं घोष, 345 ये स्वर हैं घोष। 345 का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पढ़े थे कि ये पहला वर्ण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा है। 345 का मतलब क्या हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा है वो क्या होते हैं, घोष होते हैं। ये का मतलब होता है ये वर्ग, ये वर्ग है पूरा पूरा, ये क्या आता है, घोष होता है। 345 का मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा सबका, ये का मतलब ये वर्ग। स्वर, सारे स्वर जो हम यहाँ पढ़े हैं वो सारे स्वर किस में आते हैं, घोष में आते हैं। और है का मतलब शेष है का जो लास्ट है वो है किस में आता है, घोष में आता है। इतने सारे घोष में आते हैं, ये ट्रिक याद रखना। 345 ये स्वर हैं घोष। इनके अलावा जो बच गए वो क्या होंगे, अघोष होंगे। तो बचा क्या, तीसरा, चौथा, पांचवा ले लिया तो पहला, दूसरा बचा, तो पहला, दूसरा वर्ण है ये, तो ये अघोष में आएंगे। इनके अलावा है निकाल लिया तो 3 सह बच गए, ये 3 सह किस में आएंगे, ये 3 सह आएंगे अघोष में। बस इतना ही अंतर है, ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। घोष और अघोष में अंतर याद रखना है। 345 ये स्वर हैं घोष और 1, 2, 3 सह हैं वो अघोष। बड़ा ही शानदार ठीक है। इसके बाद श्वास की मात्रा के आधार पर भी अलग प्राण और महाप्राण दो प्रकार के होते हैं। अलग प्राण का मतलब वायु कम निकलती है और महाप्राण का मतलब वायु अधिक निकलती है उच्चारण करते समय। तो ये क्या अलग प्राण में कौन से आएंगे, 135 ये 135 का मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। और ये का मतलब ये वर्ग, ये किस में, ये अलग प्राण में। बाकी बच गए, पहला, तीसरा, पांचवा ले लिया तो दूसरा और चौथा बच गए, दूसरा और चौथा, ये किस में आएंगे, महाप्राण में। इसके अलावा तीनों से और है ये सब किस में आएंगे, महाप्राण में आएंगे। तो 2, 4 यानी दूसरा, चौथा और तीनों से किस में आएंगे, महाप्राण में आएंगे। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं या अघोष। तो हमेशा याद रखना स्वर होते हैं वो घोष होते हैं। देखिए 345 ये स्वर हैं घोष, स्वर किस में आएंगे, घोष में आएंगे। अगला प्रश्न है से है होते हैं, से तीनों से किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं। से क्या होते हैं, महाप्राण आते हैं, से महाप्राण में आएंगे। इनके अलावा अर्ध स्वर कौन से होते हैं, ये और वे दोनों अर्ध स्वर होते हैं। उपक्षिप्त कौन से होते हैं, डेढ़ है होते हैं। संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं, संघर्षी कौन से होते हैं। इस तरीके से हमें जो बड़े इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, या उच्चारण स्थान के आधार पर कि री का उच्चारण स्थान क्या है मूर्धन्य, ए आ का क्या है कंठ है। तो इस तरह से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ये वीडियो कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके अलावा जो BSTC, रीट, पटवार, PTT आदि कंपटीशन की तैयारी करें उनके लिए भी बड़ा उपयोगी है। तो उन तक शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।